आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः सभी का स्वागत है। सभी लोग शेयर कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक जाना चाहिए। न्याय सबकी प्यास है। न्याय के बिना मनुष्य की मनुष्यता अर्जित नहीं की जा सकती। मानव को पशुता से ऊपर उठने, गुलामी, दासता, साकलों, जंजीरों, दृश्य अदृश्य बंधनों से ऊपर उठने के लिए बहुत जरूरी है कि न्याय का कंसेप्ट जन जन तक पहुंचाया जाए। न्याय के बिना मानवता कुंठित बनी रहती है। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है। मनुष्य को न्याय की जानकारी होने पर वह न्याय को अर्जित किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए न्याय की जानकारी को ही न्याय के प्रति जागरूकता कहा जा सकता है। न्याय के प्रति जानकार और जागरूक लोग कभी अन्याय से ग्रस्त नहीं होते। मनुष्य को शिक्षा के द्वारा बुद्धिमान बनाया जा सकता है। बुद्धिमान को सही गलत, उचित अनुचित का बोध हो जाता है। मानवता को कुंठा, शोषण, अन्याय, गरीबी, दुख, गुलामी से बचाने के लिए न्याय का प्रतिष्ठित होना जरूरी है। न्याय धर्म सभा एक राजनीतिक दल के रूप में न्याय को प्रतिष्ठित करने के लिए काम कर रही है। इस न्याय स्थापना अभियान को इसे कुशलतापूर्वक संचालित करने और इसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए न्याय का प्रचार प्रसार आवश्यक है। इस न्याय प्रचार कार्यक्रम के तहत कई विशेष मुद्दों पर चर्चाएं हम लोग प्रत्येक रविवार को 8 बजे से 9 बजे के बीच में करते हैं और सभी लोग न्याय की इस विशेष सभा में अथवा इस लाइव कार्यक्रम में न्यायशील व्यवस्था और इसको प्रतिष्ठित करने के अभियान से परिचित हुआ करते हैं। इसी विषय में आज का एक विशेष प्रश्न है जो समसामयिक भी है। इस समय एक कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड समाज में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक धरातल पर इसकी चर्चा गर्म है। एक यूनिफॉर्म लॉ
नागरिक आचार संहिता, समान नागरिक आचार संहिता लागू हो, ऐसा लोगों का विचार है। कई राजनीतिक दल इस पर संजीदा हैं, कई साइलेंट हैं। वैसे किसी की समझ में नहीं आ रहा कि वो लागू करने से इसके कोई फायदा है या नुकसान। इसके फायदे और नुकसान को समझ पाना सामान्य बुद्धि के लोगों के लिए सरल भी नहीं है, इसलिए ज्यादातर इस पर पत्रकार और तमाम राजनीतिक लोग, राजनीतिक दल, सामाजिक चिंतक प्रायः इस पर बहुत ज्यादा मुखर नहीं दिखाई देते। वो सब एक दूसरे के बयानों को सुनते पढ़ते हुए और किसी निष्कर्ष पर अपने आप को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अब यहां पे एक जो बड़ी बात है कि इस पे वास्तव में न्याय का दृष्टिकोण क्या है, ये यहां विचार का विषय है। तो प्रश्न इसी से संबंधित है। यहां हरिद्वार से एनडीएस के पदाधिकारी और अभी वर्तमान उत्तराखंड के 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभागी के रूप में हरिद्वार से खड़े हुए, मतलब उसके सक्रिय राजनेता के रूप में उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि क्या न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। यहां पर सबसे पहली बात ये स्पष्ट कर दें कि ये जो कॉमन सिविल कोड है, इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने की जो बात कही जा रही है, तो उसे समझ लें कि ये जो कॉमन सिविल कोड है, यहां सिविल कोड का अभिप्राय लोगों की सांस्कृतिक जो जीवन धारा है, आचार संहिता है, उसको लेके है ये। तो न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में पहले जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये समझने योग्य है कि न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति अथवा किसी संस्था अथवा किसी समुदाय, समूह या कोई पारिवारिक इकाई या सामाजिक इकाई, सांप्रदायिक कोई कल्ट, ये अपने निजी मामलों में सांस्कृतिक आचार संहिता के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये कोई राष्ट्रीय विषय ही नहीं है, क्योंकि आचरण निजी तल पर ही होते हैं। कोई एक व्यक्ति अपनी आचार संहिता खुद बना सकता है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, शादी करेगा कि नहीं करेगा, तलाक देगा कि नहीं देगा, ये उसका अपना निजी मामला है, प्राइवेट मामला है। इसका कोई कानून कैसे बनाया जा सकता है? लोगों के निजी आचरण संबंधी मामलों में कोई विशेष कानून बनाया नहीं जा सकता जहां तक उनका निजी कोई मामला है और निजी मामले का संबंध उन बातों से है जहां तक उसकी निजता किसी दूसरे के हिताधिकारों को प्रभावित नहीं करती। अगर किसी को उसके प्रत्यक्ष कोई ऐसे हित
सीधे सीधे प्रभावित होते हों अथवा परोक्ष रूप से भी कोई प्रामाणिक रूप से प्रभावित होते हों किसी की निजी एक्टिविटी के कारण, उसके निजी आचरण के कारण, तो निजी मामलों का ये आचरण जो है व्यावहारिक हो जाता है। इसलिए जब दूसरे के हिताधिकारों को हानि होती हो तभी इसका कोई व्यावहारिक कानून बनाया जा सकता है। जहां तक उसकी निजता है वहां तक इसका कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अभी पूरी दुनिया में लोगों की आचार संहिता को नियंत्रित करके ही, सांस्कृतिक हमले करके ही उन्हें गुलाम बनाया गया है। पूरी दुनिया में, दुनिया के सभी राष्ट्रों में न्याय का संबंध व्यवहार से है। किसी समाज अथवा राष्ट्र में न्याय का संबंध पारस्परिक व्यवहार से है, निजी आचार से नहीं। तो निजी आचार के मामले अलग हैं। निजी आचार संहिता प्रत्येक इकाई, चाहे वो एक व्यक्ति के रूप में हो, एक संस्था के रूप में हो, एक समूह के रूप में हो, एक समुदाय के रूप में हो, संप्रदाय के रूप में हो, किसी भी एक देश के रूप में भी हो, एक कोई देश या एक राष्ट्र भी पर्टिकुलर दूसरे राष्ट्रों की तुलना में, दूसरे राष्ट्रों की के परिप्रेक्ष्य में कोई निजी राष्ट्र अपने निजी मामलों के लिए स्वतंत्र है। यह न्याय का दृष्टिकोण है। तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड, कोई समान नागरिक आचार संहिता निजी निजी मामलों के दखल वाले दृष्टिकोण से नहीं बनाई जा सकती कि निजी मामलों में कोई ऐसा नियम दखल देता हो, वह नहीं बनाया जा सकता। वो चाहे किसी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई अमेरिका कोई ऐसा नियम बनाए कि वो भारत या ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या चीन आदि किसी भी प्रकार से उसके नियम के दायरे में आते हों, उसके निजी मामलों के द्वारा इसके मामलों को प्रभावित किया जाता हो, तो वो वर्जित है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र, जैसे कोई अमेरिका अपने यहां नियम बना ले कि उसके यहां की आर्मी का ड्रेस जो है वो किसी विशेष रंग का होगा, तो चीन को भी अपनी आर्मी उसी रंग की बनानी पड़ेगी। तो ऐसा चीन कहेगा ये क्या बात हुई, आप हमारे आर्मी का ड्रेस कैसे तय करेंगे भाई। या भारत कोई ऐसा कानून बना दे कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल, भूटान, इन सब पर इसका कानून इफेक्टिव हो जाता हो, तो उनके आंतरिक मामलों में ये इसका जो कानून है वो मान्य नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई हिंदू कल्चर कोई मुस्लिम कल्चर पर कहे कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है सभी को, तो वो लोग कैसे पढ़ने लगेंगे। इसी तरह वो कहें कि सबको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू सब लोग जो है सब भी वो लोग भी नमाज पढ़ें, नहीं तो उनको दंडित किया जाएगा। अब आपने राष्ट्रीय कोई कानून उन्होंने बना लिया, तो ये कानून निजी मामलों के किसी दूसरे को प्रभावित करने वाले नहीं बनाए जा सकते। हां, कोई कल्ट अपना जो अपने उस संप्रदाय के भीतर के जो भी कानून हैं आंतरिक मामलों के, वो बना सकता है। जैसे कि एक कंपनी, मान लीजिए कि एक रिलायंस एक कंपनी है, तो वो कंपनी अपने बायलाज, अंतर नियम, अपने आंतरिक सीमा नियम खुद तय कर सकते हैं। वो अपने कर्मचारियों पर उनको लगा सकते हैं जो भीतर हैं,
तो वो कैसा भवन बनाएंगे, कैसा कहाँ पौधा लगाएंगे, कहाँ कौन सी मशीन प्लांट करेंगे, ये उनके अपने और किस सिद्धांत पे वहां पे वो चलाएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक ऑफिस खुलेगा, किसको क्या वो पे करेंगे, वो उनके अपने आंतरिक नियम निजी मामलों के हो सकते हैं कि वो किस तरह का, और जिसको स्वीकार हो वो उनको ज्वाइन करे, जिसको स्वीकार नहीं है वो उनको ज्वाइन ना करे। इसी तरह से कोई हिंदू संप्रदाय अपने आंतरिक मामलों के कानून बना सकता है और वो कानून उनका अपने अंदर वो समान नागरिक संहिता बना सकते हैं। तो कोई राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय मुद्दों का तो बना सकता है, लेकिन इन सभी कल्ट्स का, इन सभी संप्रदायों का अथवा सभी व्यक्तियों के लिए कोई के सब विशेष प्रकार की चाय पिएंगे या विशेष प्रकार का खाना खाएंगे या विशेष प्रकार का कपड़ा सब पहनेंगे या विशेष प्रकार का कुछ ऐसा करेंगे, ये नहीं बनाया जा सकता। तो कोई समान नागरिक आचार संहिता की जो परिकल्पना के राष्ट्रीय तल पर सब पर जो लागू होगी हर नागरिक पर, उनके निजी निजी मामलों की नहीं बनाई जा सकती कभी। और अगर कभी ऐसा कोई बनाएगा भी तो वो चल नहीं पाएगा। सब नमाज पढ़ें या सब आरती गाएं, सब गंगा नहाएं या सब जमजम का पानी पिएं, सब वजू करें या सब आचमन करें, आप कैसे बोल सकते हैं? सारे लोग बुर्का पहने या सारे लोग साड़ी पहने, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सभी महिलाएं हर संप्रदाय की बुर्का पहनेंगी? कोई मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीय कानून ले आया, समान नागरिक आचार संहिता, कि आपने लागू कर दिया कि सभी महिलाएं जितनी भी राष्ट्र की नागरिक हैं, तो समान नागरिक आचार संहिता आपने बना दी कि सब जो है बुर्का पहनेंगे अथवा बुर्का नहीं पहनेंगे, सब साड़ी पहनेंगे अथवा नहीं पहनेंगे। तो ये राष्ट्रीयता का इससे क्या संबंध? इसका राष्ट्रीयता से क्या संबंध है? ये तो कपड़ा लोगों का निजी रुचि का मामला है कि जिसमें वो कंफर्टेबल फील करेंगे। ये सबकी अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी का जोन हो सकता है कि कोई किसी विशेष वस्त्र में कंफर्टेबल है तो कोई दूसरा जो है वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो वो दूसरे ढंग का पहनता है। लेकिन जो राष्ट्रीय विषय है, जैसे मान लीजिए कि आपने राष्ट्रीय कोई पुलिस बल एक बनाया, एक पुलिस की एक यूनिट बनाई, तो आपने जैसे कहा कि ये एक सीमा सुरक्षा बल है, तो सीमा सुरक्षा बल किस तरह का ड्रेस पहनेगा, किस तरह की बंदूक अस्त्र शस्त्र धारण करेगा और कौन कौन से नियमों का पालन करेगा, ये आप उस विभाग विशेष के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय विषय है, वो विभाग भी राष्ट्रीय है, तो आप बना सकते हैं। आर्मी एक दूसरा विभाग है, आर्मी कौन कौन से कलर के कपड़े पहनेगी, तो आर्मी के लोग अपना बायलाज अपना इंटरनल बना सकते हैं। और जो आर्मी का जो मंत्रालय है वो जिस तरह का चाहे, रक्षा मंत्रालय उस तरह की ड्रेस अपना बैठ के सब के साथ मिलके कि कौन सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार से क्या आवश्यक है, तो उस तरह का ड्रेसअप वो कर सकते हैं। खाने पीने में भी उस आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर सकते हैं कि वहां पे किस तरह के जवान तैयार करने, कितना हेल्थ हाइट उनकी कैसी में, तो उस तरह का एक्सरसाइज, उस तरह का व्यायाम, उस तरह का उनका ट्रेनिंग सब तय हो सकता है। अब एक और उदाहरण लें कि जैसे ट्रैफिक पुलिस का रंग अलग है, वो सफेद रंग का पहन रहे हैं, लेकिन जो जनरल पुलिस है वो पुलिस क्या कर रही है, वो थोड़ा हल्के येलो रंग का कुछ पहन रही है। तो सरकार ने तय कर रखी, तो ये राष्ट्रीय विषय है। तो राष्ट्रीय विषय में राष्ट्रीय विभागों के हिसाब से बनाया जा सकता है कि रेलवे विभाग का ये होगा, शिक्षा विभाग का ड्रेस ये होगा, स्कूल का जो राजकीय विद्यालय है उसमें आप स्टूडेंट्स के लिए, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, दोनों के लिए कॉमन, टीचर्स के लिए ड्रेस आप तय कर सकते हैं।
लेकिन वो स्कूल में घुसने से लेके निकलने तक के लिए, उसके बाद वो बाहर जाने के बाद अपने घर में वो क्या करेंगे, क्या पहनेंगे और कैसे रहेंगे, ये उनका अपना निजी मामला। तो राजकीय मामलों में ये सब चीजें तय की जा सकती हैं, लेकिन उनके निजी के घर में आप कैसे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या जिएंगे, क्या नहीं जिएंगे, तो वो उनका अपना निजी मामला है। राजकीय मामलों को लेकर के जो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल कोई चीज है, जो उनके निजी हितों को प्रभावित नहीं करता और राष्ट्र के अपने विभागों के अनुरूप वो बना सकते हैं, लेकिन उनका टाइमिंग जो राष्ट्रीय उस विभाग को ज्वाइन करने का जब से जब तक का है, तब से तब तक का वो बनाया जा सकता है। बाकी समय के लिए क्यों? तो ये खाने के मामले में, वेशभूषा के, आहार विहार, वेशभूषा और बोली भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा आप चुन सकते हैं और सेकेंडरी जो निजी निजी भाषाएं हर संप्रदाय अपना बना सकता है, हर क्षेत्र अपना तय कर सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, बंगाल में बंगाली बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज भी होनी चाहिए। उस लैंग्वेज में ही सबको राष्ट्रीय शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। अब बाकी लोकल कोई चीज कुछ पढ़ना चाहता है तो ये उसका लोकल लैंग्वेज में अपना पढ़ सकते हैं। वैसे तो एक राष्ट्रीय भाषा हो जाए तो बहुत सारे लोग तो उस एक राष्ट्रीय भाषा को पढ़ करके पूरे देश में कहीं भी भ्रमण करेंगे, सब जगह उनका काम चल जाएगा। तो एक राष्ट्रीय भाषा भी होनी चाहिए और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी कोई होनी चाहिए। सभी राष्ट्र मिल करके एक अंतरराष्ट्रीय भाषा भी तय कर लें। तो जो लोग अंतरराष्ट्रीय तल पर जाते हैं तो वो अंतरराष्ट्रीय भाषा भी अपनी पढ़ लिया करेंगे निजी तल पर, और जिनको विदेश नहीं जाना है तो अंतरराष्ट्रीय भाषा उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन एक राष्ट्रीय तल की एक भाषा होनी चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज उनको जो रुचती हो अपनी पढ़े। हिंदी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जिसको जो पसंद आता है। और एक मान लीजिए अभी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हिंदी एक प्रकार से नेशनल लैंग्वेज के रूप में हर प्रदेश में, हर जिले में, हर ग्राम पंचायत में, सब जगह वो पढ़ाई जानी चाहिए। हर जगह के विद्यालय में वो पूरा कोर्स भी उसी पर लागू होना चाहिए और सरकारी जितने भी कार्य हैं वो सब उसी में होने चाहिए। न्यायालय उसी में चलना चाहिए, ग्राम न्यायालय से और पूरा राष्ट्रीय न्यायालय तक। जिस भाषा में आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है वो नेशनल लैंग्वेज अगर नहीं है तो राष्ट्र जो है टुकड़े टुकड़े टूट जाएगा। और राष्ट्रीय टुकड़ों टुकड़ों के संघर्ष इतने अधिक बढ़ जाएंगे। आप देखो, एक दूसरे को पास आन अपने विचार जो नहीं कर सकता तो उसके मतभेद बहुत बढ़ जाएंगे, मान्यताएं बहुत अलग अलग हो जाएंगी, टुकड़े टुकड़े लोगों के चित्त हो जाएंगे। लोगों के चित्त के एकीकरण के लिए एक नेशनल लैंग्वेज अनिवार्य रूप से लागू होगी। और भाषा जो अपने यहाँ राष्ट्रीय भाषा के रूप में जैसे हिंदी घोषित है और लगभग 80% के आसपास लोग किसी न किसी रूप में हिंदी बोल और समझ लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा उचित ही घोषित किया गया था और वो शुद्ध भी है प्रायः दूसरी भाषाओं की तुलना में। तो उसको अगर वो राष्ट्रीय भाषा में ही सारे न्यायालय चल रहे होते, सारी परीक्षाएं हो रही होती, IAS, IPS सभी प्रकार के टेस्ट, लोक सेवा आयोग और दूसरे तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सब उसी में हो रही होती, सभी यूनिवर्सिटीज उसी भाषा में पाठ्यक्रम तैयार कर रही होती, सभी ग्राम पंचायत तक हर जगह सर्वत्र उसी में सारे विद्यालय चल रहे होते, संपूर्ण पाठ्यक्रम उसी भाषा में ही तैयार करके पढ़ाया जा रहा होता, शिक्षा का माध्यम वो भाषा ही बनती और सेकेंड लैंग्वेज ऐच्छिक होती। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये तो होना ही चाहिए था। और इससे जो इनकार करता है वो या तो मूर्ख है या धूर्त है, वो राष्ट्रघाती हो सकता है ऐसा जो नेशनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ता। तो इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय मामलों की अपनी आचार संहिता किसी राष्ट्र की हो सकती है
और राष्ट्र के अंदर जो एक व्यक्ति है उसके व्यक्तिगत निजी मामलों में वो स्वतंत्र, फिर एक कोई संस्था है वो निजी मामलों के अपने कानून खुद बनाए, और कोई परिवार है वो कैसे जिएगा अपने हिसाब से, और कोई समूह है, कोई समुदाय है, संप्रदाय है, कल्ट है, तो वो अपने ढंग की अपनी कल्चर जी सकता है। प्रत्येक कल्ट को, प्रत्येक संप्रदाय को अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति जीने का अधिकार होना ही चाहिए था। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, इसमें जो जिस संस्कृति से लोगों के व्यक्तित्व में ज्यादा उन्नति हो, विकास हो, प्रगति हो, उनकी पर्सनालिटी अधिक डेवलप करे, तो उस कल्ट की ओर, उस कल्चर की ओर लोग स्वतः भागने लगेंगे। तो हर कल्चर को अपने को ज्यादा उन्नत करना पड़ेगा। जो कल्चर जितनी शुद्ध होती जाएगी, व्यक्तित्व उतना उसमें उन्नत होता जाएगा, और जितना ज्यादा पतित होती जाएगी, तामसिक होती जाएगी, उतना ज्यादा उसमें व्यक्तित्व का पतन होगा। लोगों में प्रतिभा, लोगों में संवेदना, लोगों में सद्विवेक नहीं दिखाई देगा। तो बहुत बड़े बड़े कोई साहित्यकार, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, ऊंचे दर्जे के कोई सिद्ध लोग, ये सब आपको नहीं मिलेंगे अगर संस्कृति पतित है तो। और संस्कृति जितनी ऊंचे दर्जे की आप स्वीकार करेंगे, जितनी अधिक सात्विक उतनी अधिक ऊंची, जितनी अधिक तामसिक उतनी नीची। तो दो ही गुण है, एक प्रकाश का गुण है, एक अंधकार का गुण है। प्रकाश में आपका विकास है, विस्तार है, उन्नति है। प्रकाश हमेशा देखें, अग्नि का स्वभाव हमेशा ऊपर की ओर उठने जैसा है। तमस जो जड़ चीजें हैं वो नीचे तरफ भाग रही हैं, और तमस की अपनी कोई स्थिति नहीं। प्रकाश जहां नहीं है वहां तमस दिखाई देता है, प्रकाश आते ही तमस को हटना होता है वहां से। इससे यह पता लगता है कि तामसिक चीजें स्वतः हटेंगी अगर प्रकाश की वृद्धि होगी। तो जो सद्गुण है, इसकी वृद्धि जिस भी संस्कृति से हो, हर संस्कृति संस्कार देने के लिए होती है कि आप संस्कार माने गुण, तो आपके गुणों का, स्वभाव का निर्माण करती रहती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती रहती है। तो आप जिस स्वभाव के हो जाएंगे, तामसिक स्वभाव के हैं तो आप क्रूर होंगे, कठोर होंगे, आलसी होंगे, कामचोर होंगे, काहिल होंगे, चिड़चिड़े होंगे, लड़ाकू होंगे, हिंसक होंगे। तो और अगर आप सात्विक हैं तो आप अधिक प्रतिभाशाली, अधिक प्रबुद्ध, अधिक उन्नत, अधिक मधुर, अधिक सुंदर, अधिक हर प्रकार से बेहतर स्थिति की ओर जाएंगे और दीर्घजीवी होंगे। जो लोग जितना तामसिक होते चले जाते हैं, उस संस्कृति को फॉलो करने वालों की औसत आयु घटती चली जाती है। भारत जब बहुत तमोगुण से ग्रस्त था, न शिक्षा, न कोई सात्विक खान पान, तो उस समय आजादी के समय लगभग 35 वर्ष के आसपास औसत आयु हो गई थी। अब बढ़ते बढ़ते जब से शिक्षा बढ़ी, लोगों की समझ बढ़ी, खान पान बढ़ा, वेशभूषा में उन्नति आई, तो वैसे वैसे लोगों में आप देख रहे हैं कि इस समय औसत आयु 65 से अधिक हो गई, तो लगभग दुगनी हो गई। तो ये किसका फल है? आपके कल्चर की उन्नति का। तो जैसे जैसे कल्चर उन्नत होगी, तामसिक कल्चर में आप पिछड़ते चले जाते हैं, रजोगुणी कल्चर में आप गतिशील रहते हैं, और सतोगुणी कल्चर में आप उन्नतिशील होते हैं, अधिक उन्नत होते चले जाते हैं। आपका ज्ञान विज्ञान उतना ऊंचा उठता चला जाएगा, प्रतिभाशाली आप अधिक होने लगेंगे, संवेदनशील अधिक होने लगेंगे, ज्यादा आपके अंदर प्रेम, सहिष्णुता, सहजीविता, ये सब बहुत बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन, सहयोग, सह अस्तित्व, ये सब उभरने लगेगा। दुराव टूटेंगे, युद्ध मिटेंगे, और कल्चर अगर शुद्ध नहीं है तो युद्ध बढ़ेंगे, विनाश बढ़ेगा, हमले बढ़ेंगे, आतंक बढ़ेगा, लड़ाइयां अधिक होंगी, अन्याय और अपराध बहुत होंगे, दोष बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको उन्नत कल्चर अपनानी होगी, और ये प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपना उत्थान पतन करने के लिए।
तो कौन आदमी उत्थान करना चाहता है, कौन पतन करना चाहता है, उसी हिसाब से कल्चर वो चुन लेंगे। तामसिक कल्चर, राजसिक कल्चर, सात्विक कल्चर। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 प्रकार की गुण दशाएं होती हैं। रजोगुण वास्तव में कोई गुण नहीं है, वो तमोगुण और सतोगुण की एक संक्रमण काल की दशा है कि सत बढ़ने लगता है तो तमस उतनी मात्रा में क्षीण होता चला जाता है। तो ये जहां कुछ सत का अंश, कुछ तमस का अंश रहता है, उसे रजोगुणात्मक कहते हैं। वास्तव में गुण 2 ही हैं, सतोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण जो है ये आपको डिवाइनिटी की ओर ले जाता है, प्रकाशिता की ओर ले जाता है, आपका ज्ञान विज्ञान उन्नत करता है, आपकी सक्रियता, प्रबुद्धता, संवेदना, सद्विवेक, ये सब बढ़ाता है, सुंदरता, मधुरता, सब बढ़ता चला जाता है। समृद्धि, अगर आप तामसिक हैं तो गरीब होंगे, अगर आप सात्विक हैं तो अमीरी की ओर बढ़ेंगे। आप कहेंगे कि रावण तो सोने के महल में रहता था, नहीं, रावण अमीर नहीं था, रावण ने दूसरे का लूट लिया था, किसी अमीर को लूट लिया था। वो महल उसने नहीं बनाया था, वो तो कहते हैं किसी कुबेर ने बनाया, जिसको उसने जाके सिर्फ कब्जा कर लिया। तो तामसिक लोग लुटेरे हो सकते हैं, वो समृद्ध नहीं बन सकते। वो तो जिस दिन तक उन पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती तब तक आपको लगेगा वो डाकू समृद्ध है, और जिस दिन कोई कानूनी कार्यवाही कर देता है तो उस दिन सब गायब हो जाता है उसका, क्योंकि उसका अपना उपार्जन तो है नहीं, और उसे छीन लो तो खुद जो है अपना कोई महल बनाने की स्थिति में नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी साहित्य, संगीत, कला, इसमें कुछ नहीं होता। साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान यदि आपके भीतर है तो आप सृजनात्मक होंगे। सृजन करने से ही समृद्धि बढ़ती है। जैसे एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, अगर आप आलसी हैं तो आप उसे गढ़ेंगे नहीं, अगर सुंदर गढ़ देंगे तो एक बहुत सुंदर कोई डिजाइन उसकी तैयार हो सकती है, कोई सुंदर सी आकर्षक कोई मूर्ति तैयार हो सकती है, और आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप उसमें एक बड़े सुंदर सुंदर कसीदाकारी आप पत्थरों के देखे होंगे, तमाम लगी रहती बहुत सारे भवनों में, सुंदर सुंदर डिजाइनें। अब वही पत्थर जब अनगढ़ था तो उसका कोई मूल्य नहीं था, अब गढ़ दिया गया तो उस कसीदाकारी की वजह से उस पत्थर का बहुत मूल्य बढ़ गया। तो ये जो मूल्यवत्ता क्रिएट हुई, यही समृद्धि है। तमाम कंकड़ पत्थर को जोड़ करके जब आप एक भवन बना देते हैं तो उसका बाजार में मूल्य पैदा हो जाता है, और वही कंकड़ पत्थर जब ऐसे ही पड़े थे रेत में तो यहां वहां बिखर रहा है, उसका कोई मूल्य नहीं। उसी को कोई बटोर के लाता है, छान छून के तैयार करता है, मसाला बनाता है, फिर उससे बढ़िया सुंदर मकान बनाता है, तो वो कीमती हो जाता है। तो समृद्धि कहां से आई? समृद्धि आपके इस रचना धर्मिता से आई, कर्मठता से आई। और जो चोर लुटेरे किसी दूसरे को लूट करके समृद्ध हो जाते हैं, वो वास्तव में वो उसको भी नष्ट करते रहते हैं, और जिसने बनाया था उससे भी छीन, उसके पास भी नहीं रहता तो उसका भी छीन जाता है। तो मतलब समृद्धि दरिद्रता की ओर जाती है, समृद्धि समाप्त होने लगती है। तो लुटेरे अगर अधिक बढ़ जाएं तो समृद्धि पूरे समाज की गायब हो जाती है। तो ये कल्चर पर निर्भर है। देखो, संस्कृति ही संसाधन को जन्म देती है। शुद्ध संस्कृति तो शुद्ध संसाधन बनेगी, अशुद्ध संस्कृति, तामसिक संस्कृति तो संसाधन प्राकृत हो जाएंगे। तो आपको प्राकृतिक चीजों में ही, आपको भवन में नहीं, आपको गुफा में रहना पड़ेगा। गुफा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। और सुंदर सुंदर जो भवन है ये क्या है? सांस्कृतिक संसाधन है, संस्कारित हो गए हैं। तो आप ये जो निजी आचार संहिता है, ये वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता के तल पे ये स्वतंत्र होती है। व्यवहार के विधान बनाए जाते हैं, आचार की नहीं। तो समान नागरिक आचार संहिता की जो बात चल रही है, वो वास्तव में समान नागरिक व्यवहार संहिता होना चाहिए। उसकी फिक्र नहीं है किसी दल को। व्यवहार हमेशा पारस्परिक होता है, आचार हमेशा निजी होता है। आचार में कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, फर्नीचर कैसा घर में पसंद करेंगे, घर का रंग रोगन कैसा करेंगे, किस रंग का बनाएंगे। तो ये सभी चीजें आपकी सांस्कृतिक जो है वो निजता से संबंधित है।
तो निजी मामलों का सरकार को कोई कानून बनाने का वास्तव में जनता के लिए अधिकार नहीं है। अगर कोई बनाता है तो आप ये समझिए कि वो अन्याय कर रहा है। आचार संहिता बनाकर नहीं दी जा सकती जनता के लिए। जनता एक व्यक्ति के रूप में होती है, तो व्यक्ति के रूप में जो निजी आचरण कर रहा है वो स्वतंत्र है। फिर एक परिवार के रूप में है तो परिवार में क्या आचरण कर रहे हैं वो स्वतंत्र है। जब एक परिवार दूसरे परिवार को सताने लगे तो तब ये व्यवहार का मामला हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सताने लगे तब ये व्यवहार का मामला हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी दूसरे को जबरन चाय पिलाए, ये व्यवहार का विषय है। लेकिन एक व्यक्ति स्वयं ही चाय पी रहा है तो ये उसका आचार का विषय है। तो आचार संहिता कभी भी कानूनी नहीं हो सकती, ये निजी मामलों की है। पता नहीं आज चाय पिएगा और कल नहीं पिएगा, कल का अब कॉफी पिएंगे, तब अब कानून आपने बना दिया कि सब चाय पिएंगे। फिर क्या होगा? हर नागरिक चाय पीने लगेगा। अब किसी को मान लो चाय पीने से सिरदर्द होता हो तो आपने बता दिया कि हर नागरिक जो है वो टमाटर खाएगा, और किसी को पथरी हो गई तो टमाटर खाती पथरी और बढ़ जाएगी। तो कानून नहीं बन सकते। पता नहीं किस आदमी को कब सूट करेगा क्या चीज, इसका कोई निजी मामलों का कानून संभव नहीं है बनाना। कोई शादी करेगा कि नहीं करेगा ये उसका निजी मामला है। कोई तलाक आज देना चाहता है कि नहीं देना चाहता उसका निजी मामला है। तुम काहे बीच में चले आ रहे? आप कहेंगे कि अरे दूसरा तो प्रभावित हो रहा है। नहीं नहीं, दूसरा जो है जब सहमत है तो दूसरा नहीं बचता। सहमति के बिना विवाह नहीं हो सकता। सहमत हो गए तो दोनों का एक माना जाता है, यूनिट हो जाता है। जो जिससे सहमत है उसके साथ एक है वो। तो इसलिए अब वो दोनों साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो अपना खुद तय करें। अब कोई एक दूसरे के साथ रहना चाहता है लेकिन दूसरा उसके साथ नहीं रहना चाहता, इसका मतलब निजी निजी मामलों में दूसरा इस पर ज्यादती कर रहा है। कोई नहीं रहना चाहता तो ना रहे, निजी मामलों के लिए स्वतंत्र है। तो फिर कोई कहेगा कि अरे ये तो बहुत गलत हो जाएगा कि दूसरे को हानि हो जाए। नहीं नहीं, दूसरे को हानि कैसे हो जाएगी? निजी मामलों में वो भी स्वतंत्र है। अब निजी मामलों में वो कहां रहेगा, कैसे करेगा, तो ये तो सामाजिक जिम्मेदारी है कि अगर कोई नहीं साथ रह रहे थे तो दोनों का एक मकान था, अलग अलग रहे तो दोनों को अलग अलग रोजगार मिलना चाहिए। तो लोग तलाक देंगे कि नहीं देंगे इसका कानून बनाते हैं ताकि रोजगार न देना पड़े। रोजगार की व्यवस्था अगर दे दी जाए तो तलाक की समस्या ही नहीं। और अगर एक सहमत नहीं है दूसरा जबरन उसके साथ कैसे रहेगा? और कितना मानसिक तनाव होगा और कितना हानिकारक होगा। घर में लड़ाई मारपीट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि वो अपनी स्वेच्छा से ही साथ रहें, और जब ना चाहें, एक की भी इच्छा अब नहीं है तो वो मना कर सकता है, वो बाहर रह सकता है। हाँ, अलग होने पर दोनों का अलग अलग रोजगार की व्यवस्था देना ये सरकार का उत्तरदायित्व है। ये व्यवहारिक एक कर्तव्य है सरकार का जनता के प्रति। तो जहां पे जब तक किसी का निजी मामला है, दोनों जब संयुक्त रह रहे थे तो उनका एक यूनिट के रूप में परिवार था, तो उस परिवार का अपना निजी मामला क्या था वो अपना चले आपस में डिसाइड करें दोनों मिलकर कि क्या क्या पालन करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और जब वो सहमत नहीं है तो इसका मतलब अब वो एक नहीं दो यूनिट हो गए। एक भी सहमत नहीं है तो भी दो यूनिट हो गए। तो अब वो क्या क्या खाएंगे पिएंगे उनका अपना मामला है। इसी तरह एक संप्रदाय का मामला हो सकता है, एक कंपनी का मामला हो सकता है, एक संस्था का मामला हो सकता है, किसी संगठन का मामला हो सकता है, एक पूरे राष्ट्र का भी मामला हो सकता है, किसी देश विशेष का मामला। तो इसी तरह से जैसे प्रदेश के जो मामले हैं, प्रदेश के आंतरिक मामलों में प्रदेश अपना बना सकता है, जिला अपने मामलों में जिले से संबंधित कानून बना सकता है, और दो जिलों के बीच के जो कानून होंगे वो प्रदेश की जो सरकार है उसको बनाना चाहिए। इसी तरह कोई ग्राम पंचायत अपने आंतरिक मामलों के कानून बना सकता है, लेकिन जो दो ग्रामों के बीच के व्यवहारिक मामले होंगे उनके कानून जिला पंचायत को बनाना चाहिए। और दो जिलों के बीच का मामला है तो प्रदेश लेवल पे बनना चाहिए, और दो प्रदेशों के बीच का कोई मामला है तो जो देश है उसको बनाना चाहिए। तो देश की जो विधायिका होगी वो बनाए। इसी तरह दो देशों के बीच का जो मामला है उसका कानून कौन बनाएगा?
वो विश्व विधायिका बनानी चाहिए। उसके फैसले भी कौन देगा? विश्व न्यायालय होना चाहिए। ये एक सिस्टम है पूरा, ये व्यवहारिक विधान। बाकी आंतरिक मामलों में सबका निजी निजी मामला हो जाता है, वो कल्चर हो जाता है। आंतरिक मामलों में सबका निजी निजी कल्चर है। इसी तरह कोई एक व्यक्ति का कल्चर है, एक परिवार का कल्चर है, एक अपने किसी समूह का या कल्चर है, या किसी समुदाय संप्रदाय का कल्चर है। जैसे कि हिंदू संप्रदाय है, मुस्लिम संप्रदाय है, सिख संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, ऐसे कितने संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय। और छोटे छोटे संप्रदाय भी, प्रत्येक कोई एक संत है उसका एक संप्रदाय बन जाता है, उसके जितने फॉलोअर्स हैं उसका एक कल्ट तैयार हो जाता है। कल्ट, वो विशेष प्रकार से रहने लगते हैं, विशेष प्रकार से खाना खाते हैं, विशेष प्रकार से प्रेयर करते हैं। आप देखिए कल्ट कल्ट सब जगह बहुत सारे हैं। ओशो के देखो जितने अनुयायी हैं, वो एक कल्ट बन गया है पूरा, कि वो विशेष प्रकार से आयोजन करते हैं, विशेष प्रकार से अपना जीवन जीते हैं, विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, विशेष प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते वैसा। श्री राम शर्मा आचार्य के वो उनके जो अनुयायी हैं उनका एक अलग कल्ट बन गया। तो नए नए भी हर संत के पीछे ये कल्ट बनते रहेंगे, कबीर के पीछे, नानक के पीछे, रविदास के पीछे, और बुद्ध के पीछे, महावीर के पीछे, जीसस के पीछे, मोहम्मद के पीछे, तमाम ऋषि हुए, उनके अलग अलग भी कल्ट बन सकते हैं। 59 स्मृतियां हैं, तो सबकी अपनी अपनी स्मृतियां, कितने ऐसी कल्ट, जितनी स्मृतियां हैं सब अलग अलग कल्ट की थी। मनुस्मृति, व्यास स्मृति, जाने कौन कौन सी स्मृतियां हैं, 59 नाम है उनके, तो हमारे पास भी रखी हुई हैं। तो उनको देखें आप, ये सारी स्मृतियां सब अलग अलग संप्रदाय की हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि एक स्मृति सब पर लागू होती हो। और जबरन जो दूसरे पर थोपना चाहता है, तो वो तो दूसरे संत को बोलने नहीं देगा, दूसरे वैज्ञानिक को कुछ बोलने नहीं देगा। तो पहले ऐसे क्यों होता था? जबरदस्ती वैज्ञानिक को रोक रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पृथ्वी चक्कर काट रही सूरज का, सूरज नहीं चक्कर काट रहे। तो गुस्सा हो गए लोग, अब गैलीलियो को सजा दे दी। बाद में पता चला कि वो सही कह रहा था कि सूरज चक्कर काटता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं, पृथ्वी ही चक्कर काट रही है इसकी, अपनी धुरी पर भी घूम रही है, सूरज के चारों तरफ घूम रही। तो देखें, दिखता कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है। तो कौन आदमी क्या खोज के क्या बता रहा है, क्या साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, ये प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक आप निजी मामलों की स्वतंत्रता नहीं देंगे तो राष्ट्र क्या, दुनिया नहीं चल पाएगी, सारा विकास रुक जाएगा। कोई की नई रिसर्च आप होने नहीं देंगे कुछ। वही कहेंगे कि आपके बाइबल में नहीं है, आपकी कुरान में नहीं है, आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अरे हद हो गई, रिसर्च करने दो उन्हें, खुले रखो माहौल। तामसिक है तो उसकी सूचना सब जगह लिखवा देगी, इसको पीने से आपको ये हानियां हैं, और इसको पीने से जो फायदे हैं वो भी बताए जाए, फायदा नुकसान दोनों बताया जाए, और नुकसान ही नुकसान है तो वो भी बताया जाए, और फायदे ही फायदे हैं तो वो भी बताया जाए। तो सभी चीजें, उसके बारे में जानकारी देना, सबको एक सामान्य जानकारी, और कहा जाए निजी मामलों की जानकारी दी जा सकती है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। और पारस्परिक व्यवहार के मामलों में जानकारी भी दी जाएगी और बाध्य भी किया जाना चाहिए। तो व्यवहार संहिता की प्रतिबद्धता होना चाहिए और आचार संहिता की स्वतंत्रता होना चाहिए। तो ये जो सिविल कोड की बात चल रही है, ये कल्चर पर हमला है, एक्चुअली ये कल्ट कोड है। तो सिविल का यहां तात्पर्य इनसे, नागरिक आचार संहिता से, ये उनके किसी के कल्ट पर हमला करने की चेष्टा है। तो कोई एक कल्ट किसी दूसरे कल्ट पर, एक कल्चर किसी दूसरे कल्चर पर हमला नहीं कर सकती, ये अव्यवहारिक है। व्यवहार के विधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक समूह, प्रत्येक संप्रदाय अपने अपने निजी मामलों के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक संस्थान भी अपने निजी मामलों के लिए, आंतरिक मामलों के लिए स्वतंत्र है। हाँ, और उसके जितने फॉलोअर्स हैं, यदि उनको वो सहमत है उसमें फॉलो करने के लिए, अगर कोई महिला कह रही है कि बुर्का उसे पसंद है, वो इस्लाम कबूल कर रही है, इस्लाम कबूल कर रही है, बुर्का ओढ़ रही है, वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम में जो प्रवेश करेगा उसको बुर्का पहनना पड़ेगा उस महिला को। तो अगर उसको पसंद नहीं है बुर्का पहनना, तो इस्लाम का इसका मतलब कल्ट उसे पसंद नहीं है, तो वो दूसरा कल्ट ज्वाइन करे, वहां से निकल के दूसरी जगह जाए।
तो इससे ये भी पता चलेगा कि वहां पर वो जो कल्ट बना रहे हैं वो कल्ट शायद लोगों के लिए कष्टप्रद है, इसलिए लोग उससे बाहर जाएंगे। अच्छा, कोई तामसिक होगा और सात्विक वाले में जाएगा तो उसको वो पसंद नहीं आएगा, तामसिक तरफ भागेगा। तो इससे कौन संस्कृति तामसिक और सात्विक है उसके रिजल्ट से पता चलेगा कि उन्होंने कितने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक निकाले, उन्होंने कितने ज्यादा प्रतिभाशाली साहित्यकार निकाले, कितने अच्छे कवि, कितने अच्छे रिसर्चर, कितने अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, कितने अच्छे राजनेता, कितना अच्छा कौन किसने दिया किस कल्ट ने, ये उसकी महिमा होने लगेगी। और जिसमें 2 कौड़ी के राजनेता, भ्रष्ट, चोर, लुच्चे, लफंगे ऐसे ही कल्टे निकाल रही हैं अपने राजनेता, 2 कौड़ी के लुच्चे वैज्ञानिक, 2 कौड़ी के लफंगे टाइप के मास्टर, टीचर, जो महानकल चोर और फर्जी तनख्वाह लेने वाले, कभी ठीक से बच्चों को ना पढ़ाने वाले, किलसते रहने वाले, बच्चों को कूटते रहने वाले, किडनी निकाल के बेच देने वाले डॉक्टर, ये जिस कल्ट से निकल रहे हैं, अपने आप पता चल जाता है कि तामसिक कल्ट में है ये। तो जब ये सात्विक कल्चर की तरफ जाएंगे तो फिर ये बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। तो इसलिए जो कोई भी अभी दुनिया में सात्विक जो कल्चर लेके आ जाएगा तो उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आने लग जाएंगे, उससे निकलने वाले व्यक्ति अधिकांश बड़े अच्छे निकलने लगेंगे, बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे वैज्ञानिक, बहुत अच्छे शिक्षक, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर जब वो निकालने लगे तो समझना चाहिए कि ये कल्चर जो है बढ़िया है, इसका खान पान रहन सहन अच्छी क्वालिटी का है। तो ये आपको समझना होगा कि निजी आचार संहिता जो है वो स्वतंत्र होगी हमेशा। न्यायशील राष्ट्र में, जो आपने पूछा कि क्या न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में कॉमन सिविल कोड यूनिफॉर्म बनाया जाएगा, समान नागरिक आचार संहिता तैयार होगी, लागू होगी अथवा नहीं। निजी मामलों की कोई भी आचार संहिता किसी न्यायशील राष्ट्र में लागू नहीं हो सकती। निजी सभी के मामले स्वतंत्र होंगे, आचार संबंधी मामले सब स्वतंत्र होंगे, व्यवहार संबंधी मामले अनिवार्य रूप से बनेंगे और सब पर बाध्यता होगी, अनिवार्यता होगी उसे पालन करने की। पालन न करने पर दूसरे को हानि पहुंचाएगा। व्यवहार में पारस्परिकता होती है कि एक व्यक्ति कहता है कि हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, दूसरे को नहीं प्राप्त करने देंगे। एक कहता है रोजगार हम तो लेंगे लेकिन दूसरे को नहीं लेने देंगे, तो व्यवहारिक विषय हो गया। एक बस्ती सब कुछ सड़क पानी बिजली ले रही है, दूसरे बस्तियों को नहीं दे रही एक राष्ट्र के भीतर, तो ये व्यवहारिक दोष है। और ये तरह के दोष है, इसका तो कानून बना नहीं रहे कि समान अधिकार संहिता बनाए। समान कर्तव्य संहिता बनाते हैं, समान अधिकार संहिता नहीं बनाते। समान आचार संहिता बनाते हैं लेकिन समान व्यवहार संहिता नहीं बनाते। ये क्या है? ये आसुरी प्रवृत्ति या आक्रामकता का लक्षण है। तो न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में समान व्यवहार संहिता तो हो सकती है लेकिन समान आचार संहिता नहीं। आचार संहिता के कोई कानून बनाए ही नहीं जा सकते। ये हर इकाई अपने निजी मामलों के आचार संहिता खुद बना सकती है। उस इकाई का जो प्रमुख होगा वो बना सकता है। एक व्यक्ति में जो प्रमुख है वो कौन है, उसका अपना मस्तिष्क, वो क्या बनाता है अपना बना ले और वैसा पालन करे, अपना टाइम टेबल बना ले और पूरा बजट बना ले, कैसे उसको जीना है, कैसे रहना है। देख, एक परिवार है तो परिवार का जो मुखिया है वो उसका मस्तिष्क है, वो बनाए। एक कोई समूह है, समूह का जो मुखिया होगा वो बनाएगा। एक कोई संप्रदाय है तो संप्रदाय का जो प्रमुख होगा, आचार्य, वो बनाएगा। तो इसीलिए इनके जो प्रमुख होते हैं उनको आचार्य कहते हैं, क्योंकि आचार संबंधी उपदेश करते हैं। और जो जैसे आप देखते हैं कि आचार्य बृहस्पति, आचार्य फला, आचार्य ढेका, ऐसे तमाम आचार्य चाणक्य, तो ऐसे आप आचार्य उनको नाम दिया जाता है। तो व्यवहार एक अलग विषय है और आचार प्रायः निजी मामलों का होता है। तो निजी आचार संहिता कोई सबके लिए कॉमनली नहीं बनाई जा सकती कि सब लोग गंगा नहाएंगे, सब लोग टीका लगाएंगे, कि सब लोग चोटी रखेंगे, कि सब लोग बुर्का पहनेंगे, या सब लोग, ऐसा नहीं बनाया जा सकता। सब लोग मंदिर जाएंगे, सब लोग मस्जिद जाएंगे, सब लोग चर्च जाएंगे, सब लोग गुरुद्वारे जाएंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।
हाँ, ये कहा जा सकता है कि जिसकी मर्जी वो गुरुद्वारा जाए, जिसकी मर्जी चर्च जाए, जिसकी मर्जी मस्जिद जाए, जिसकी मर्जी राम का गुण गाए, जिसकी मर्जी हनुमान का जाप करे, जिसकी मर्जी वो लक्ष्मी जी की पूजा करे, जिसकी मर्जी वो काली जी की पूजा करे, जिसको जो मर्जी निजी मामलों में सब स्वतंत्र है। व्यावहारिक मामलों के कानून अवश्य बनाए जा सकते हैं। तो न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था में आचार संहिता कोई कॉमन या समान रूप से सब पर लागू नहीं की जा सकेगी, लेकिन व्यवहार के जो कानून हैं वो निश्चित रूप से लागू होंगे और वो चलेंगे। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। जो चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वो वास्तव में उसकी जरूरत ही नहीं। और जहां तक शादी विवाह तलाक का विषय है, ये सबके अपने निजी मामले हैं। आपस में वो क्या समझौता कर लेते हैं तो एक यूनिट बन जाते हैं, तो एक यूनिट परिवार की हो गई तो उस परिवार का अपना निजी मामला है, अंदर साथ रहेगा नहीं रहेगा वो खुद सोचे। और असहमत है और फिर कोई अत्याचार कर रहा है उस पर, तो वो कंप्लेंट कर सकता है कि अब ये निजी मामला नहीं रह गया, अब दूसरे को आपने टॉर्चर किया, तो वो जा सकता है, कंप्लेंट कर सकता है और अपने संबंध खत्म कर सकता है। व्यवहारिक एक्शन लेने के लिए आपको पहले वो व्यवहारिक जो आचार संबंधी जो आपने स्वीकार किया हुआ है, पहले उसे भंग करना पड़ेगा। बिना इस्लाम छोड़े कोई बुर्का नहीं त्याग सकता। पहले उसको इस्लाम छोड़ना चाहिए, उसके बाद बुर्का उतार के टांगना चाहिए। इसी तरह हिंदू लोग अगर अपना अपना कोई कल्चर बना लेते हैं, तो वो क्या, हिंदू तो अनेक प्रकार कल्चर्स का पुंज है। हर एक यहां आचार्य अपना खुद का कल्चर देता रहता है, लोग उसे सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो इसमें तो हजारों कल्चर ऐसे बनते रहेंगे। नहाने के कई नियम हैं, अलग कल्चर ही, ब्रह्मा कुमारी वाले अलग ही गीत गा रहे हैं और दूसरे राधा स्वामी वाले अलग ही कल्चर चला रहे हैं, निरंकारी वाले अलग ही कल्चर चला रहे हैं, गायत्री वाले अलग चला रहे हैं, ओशो वाले अलग चला रहे हैं, दूसरे बाबा रामदेव के भी अनुयायी हैं, अलग ही कल्चर जी रहे हैं। तो अब आप देखिए, किसी को आप रोक नहीं सकते। सब आचार्य अपने अपने ढंग के कल्चर सिखाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। जिनको पसंद नहीं है वो उसे ना ज्वाइन करें, दूसरे को ज्वाइन कर लें जो अच्छा लग रहा है। तो कल्चर की स्वतंत्रता तो होती ही है, व्यवहार के मामले जरूर अनिवार्यता बनाए जा सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी आपको। अगले रविवार को हम लोग पुनः 8 बजे उपस्थित होंगे और किसी अगले विषय पर बात करेंगे। तो आज का समय समाप्त हुआ। सभी उपस्थित सज्जनों को धन्यवाद और आज के लिए कार्यक्रम यही समाप्त किया।